हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेकंड क्लास और आज हम डिस्कस करेंगे ऑफर के बारे में, जो कि सेक्शन 2 सब क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। तो बेयर एक्ट उसके बारे में क्या कहती है वो समझेंगे, फिर एक वैलिड ऑफर के एसेंशियल क्या है उनको जानेंगे और केस लॉज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेक्शन 2A कहता क्या है ऑफर के बारे में। तो सेक्शन 2A कहता है दोस्तों कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी इच्छा जाहिर करता है टू डू, कुछ करने की या कुछ ना करने की, एब्सटेन करने की। और वो ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है जिससे कि जो दूसरे वाला इंसान है जिसको वो ये बात बता रहा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, वो अपना एसेंट दे इस एक्ट को या इस एब्सटेनेंस को। तो ये जो इच्छा जाहिर की जा रही है इसको हम प्रपोजल या फिर ऑफर कहते हैं। तो अब इसको मैं आपको इलस्ट्रेशन के जरिए बताता हूं कि मानिए आप एक कार किसी को बेचना चाहते हैं, तो आप कहते हैं उसको कि मैं अपनी कार तुमको देना चाहता हूं जिसके बदले मैं तुमसे 2 लाख रुपए लेना चाहता हूं। तो यहां पे आप कुछ करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू समथिंग। वहीं एब्सटेनेंस कब हो सकता है? जैसे कि आपका एक किराएदार था, उसकी 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, अब आप उसे कह रहे हो कि मैं तुमको दुकान से बाहर नहीं निकालूंगा, दुकान से एविक्ट नहीं करूंगा अगर तुम इस रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करवा लेते हो। तो मैं एब्सटेन करूंगा अपने आप को तुम्हें दुकान से बाहर निकालने से, एविक्ट करवाने से, अगर तुम आगे रेंट एग्रीमेंट रिन्यू करा लेते हो। तो आप अपने ऑफर में इच्छा जाहिर करते हो कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की, जिससे कि दूसरे वाला बंदा उस इच्छा के ऊपर अपनी रजामंदी दे दे, अपना एसेंट दे दे। दोस्तों, दो वर्ड होते हैं, एक होता है एसेंट और एक होता है कंसेंट। एसेंट हमेशा यूनिलेटरल होता है, एसेंट एक इंसान दूसरे इंसान को देता है। जब दोनों इंसान एक दूसरे को एसेंट दे देते हैं अपना अपना, तो वो कंसेंट बन जाता है। एसेंट दोनों साइड से जब आ जाता है उसे कंसेंट कहते हैं। जब एक तरफ से रजामंदी होती है तो उसे एसेंट कहते हैं, उसे कंसेंट नहीं कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद हम चलते हैं कि जब कोई प्रपोजल, कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तो मैंने बात आपको पहले भी बताई थी, जब कोई प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस क्या बनता है? प्रॉमिस ऑफर बनता है। और वो ऑफर प्रॉमिस का शेप कब लेता है? कब कोई ऑफर प्रॉमिस बनता है? जब दूसरा इंसान उसको अपना एक्सेप्टेंस दे देता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रॉमिस क्या बनता है, एक ऑफर प्रॉमिस की शेप लेता है, पर कब लेता है? जब दूसरा बंदा अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है। और उसके बाद एक वैलिड ऑफर के लिए, एक वैलिड प्रपोजल के लिए और कुछ बातें क्या आपको पता होनी चाहिए कि प्रपोजल या ऑफर हमेशा वो ही इंसान एक्सेप्ट कर सकता है जिसको वो ऑफर दिया गया हो। अगर मैंने आपको बोला है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो या तो वो ऑफर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है अपने बिहाफ पे, वो एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा या आपकी बीवी या आपके हस्बैंड वो एक्सेप्ट कर लें, आप ही खाली उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑफर तो एक्सेप्ट तब होगा ना जब आपको उसकी नॉलेज होगी। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपको कोई ऑफर दिया गया है, तो आप उसकी एक्सेप्टेंस कैसे देंगे? अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, ठीक है, तो आप उसकी एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हैं? तो आपकी नॉलेज में होना उस ऑफर का बहुत जरूरी है, तभी आप एक वैलिड एक्सेप्टेंस, एक वैलिड राजीनामा दे सकते हैं। इसके ऊपर एक केस है दोस्तों, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि एक बच्चे का, एक इंसान का भतीजा खो जाता है, नेफ्यू खो जाता है। अब वो क्या करता है, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं उनकी वो ड्यूटी लगाता है कि वो ढूंढ के लाए उनके भतीजे को। उसमें से एक सर्वेंट होता है जो ढूंढने निकल जाता है। जब वो ढूंढने निकल जाता है दोस्तों इस बच्चे को, तो कुछ समय बाद ये जो इसका अंकल था बच्चे का, वो एक ऑफर निकालता है पब्लिक में, जनरल ऑफर जिसको हम कहते हैं, और वो बोलता है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 500 रुपए दूंगा। ऐसा वो एक ऑफर निकालता है। पर तब तक ये सर्वेंट
भतीजे को ढूंढने निकल चुका होता है, उसको इस ऑफर के बारे में नहीं पता होता है। कुछ समय बाद ये जो सर्वेंट था, इसको ये बच्चा मिल जाता है और इसको लेके वो उसके अंकल के पास चला जाता है। और फिर कुछ महीने बाद इसको ये पता लगता है कि यार इसके ऊपर तो एक रिवॉर्ड निकाला गया था इन भाई साहब के द्वारा कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। अब ये कुछ महीने बाद जाता है और 500 रुपए डिमांड करता है, पर जो भाई साहब थे वो देने से इनकार कर देते हैं। तो इस केस में दोस्तों कोर्ट ये कहता है कि ये जो सर्वेंट है ये इस 500 रुपए के लिए ये 500 रुपए नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि जब उसने उस बच्चे को ढूंढा, उस भतीजे को ढूंढा उस इंसान के, तब तक उसे इस ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी, उसको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तभी मैंने पीछे आपको यह बताया कि तभी आप कोई ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो सही तरीके से जब आपको उस ऑफर की जानकारी हो। पर क्या इस केस में जब उसने इस बच्चे को ढूंढा उसको इस ऑफर के बारे में पता था? नहीं पता था। इसलिए कहते हैं कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस आप ऑफर को तभी दे सकते हो जब आपको उस ऑफर के बारे में जानकारी हो, आपकी नॉलेज में वो ऑफर हो। तो उसके ऊपर ये केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगला है दोस्तों कि मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको मेरी एक गाड़ी बहुत पसंद है, ठीक है, काफी समय से मेरे पास वो गाड़ी है, आप मुझे पूछते हो एक लेटर के थ्रू कि दिव्यांशु मुझे तेरी गाड़ी बहुत पसंद है, तुम मिनिमम कितने रेटों में अपनी गाड़ी बेचेगा? मैं आपको लिखता हूं कि भाई वैसे तो गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है, मैं इसको बेचना चाहूंगा 5 लाख रुपए में, मिनिमम प्राइस मेरी गाड़ी का 5 लाख रुपए है। फिर आप क्या कहते हो कि ठीक है भाई मैं तेरी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदने को तैयार हूं। पर क्या मैंने आपको कोई ऑफर दिया है इस केस में? नहीं, मैंने तो आपको खाली एक इंफॉर्मेशन दी है। आपने मुझसे पूछा कि भाई तू अपनी गाड़ी कितने कम से कम दाम में बेचना चाहेगा? मैंने बताया भाई 5 लाख रुपए में बेचना चाहूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, मैंने तो खाली वो इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई की जो आपने मुझसे पूछी। इसके ऊपर एक क्लासिकल केस है, केस का नाम है हार्वे वर्सेस फैसे। इसमें होता क्या है कि हार्वे जो है वो फैसे को एक टेलीग्राफ लिखता है, ठीक है, और उसमें पूछता है कि तुम्हारा जो बम्पर हॉल पेन है, ठीक है, ये जो बम्पर हॉल पेन है तुम्हारा, ये तुम कितने लोएस्ट प्राइस में बेचना चाहोगे? ठीक है, कि तुम मुझे अपने बम्पर हॉल पेन का लोएस्ट प्राइस, सबसे कम से कम प्राइस बता दो। तो जो ये फैसे है जिससे ये जानकारी वो लेना चाहता है वो उसको लिखता है कि मेरे बम्पर हॉल पेन का लोएस्ट प्राइस है यूरो 900, ठीक है। अब हार्वे क्या करता है? हार्वे तुरंत फैसे को लिख देता है कि ठीक है भाई मैं तुम्हारा बम्पर हॉल पेन 900 यूरो में खरीदने को तैयार हूं जिसकी तुमने मांग की है। पर क्या यहां पे क्या हार्वे ने अपनी कोई इच्छा जाहिर की है अपना बम्पर हॉल पेन बेचने की? नहीं, उसने तो खाली इंफॉर्मेशन सप्लाई की है, ठीक है। फैसे ने तो खाली अपनी एक इंफॉर्मेशन सप्लाई की है कि भाई मेरे बम्पर हॉल पेन का मिनिमम प्राइस 900 यूरो है। यहां पे एक इंफॉर्मेशन सप्लाई की है, ना कि यहां पे कोई इच्छा जाहिर की है अपना बम्पर हॉल पेन बेचने की। तो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर, ये बात भी आप याद रखिएगा। फिर बात आती है कि प्रपोजल कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक तो होता है भाई कि आप लड़की को अपने शब्दों से इजहार कर देते हैं कि आई लव यू, ठीक है, या आप कोई लेटर लिख देते हैं जो उसके पिताजी पढ़ सकते हैं कभी कभी, तो आप खतरे में आ सकते हो। फिर क्योंकि हम वकील भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नंबर लेके हमारी वो वाली सर्विस भी अवेल कर सकते हो अगर पिताजी उसके कुछ केस वेस ठोक दें आपके खिलाफ। तो एक होता है कि आप लड़की को बोलकर या लिखकर आई लव यू कहते हो, एक होता है कि आप अपने एक्शन से उसको अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो, ठीक है। वो वाला स्टॉकर नहीं जो आंखें वाखें मारते हैं, वो छिछोरापंती नहीं। जैसे आप गए और आप अपने घुटने पे बैठ गए गुलाब लेकर, ठीक है, आपने कुछ बोला नहीं पर आप घुटने पे बैठ गए गुलाब लेकर, तो वो समझ में आ रहा है, वो इंप्लाइड है कि आप उसको अपना प्यार जाहिर कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही ऑफर या प्रपोजल आप
एक्सप्रेस कर सकते हो शब्दों के माध्यम से, कुछ लिखकर या कुछ बोलकर, या फिर आप अपने कंडक्ट से भी अपना ऑफर दे सकते हो। कैसे देते हो आप? जैसे जब आप मेट्रो में ट्रैवल करने जाते हो तो आप टिकट बाय करते हो, ठीक है? आपको पता है कि राजीव चौक तक का किराया 50 रुपए है, तो आप जब टिकट बाय करने जाते हो तो आप अपना एक तरीके से ऑफर देते हो मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। तो ये हुआ कि आपने अपने कंडक्ट से, जो आप टिकट ले रहे हो, उससे आपने अपना ऑफर, अपना प्रपोजल एक्सप्रेस किया, ठीक है? तो ये हो गया इंप्लाइड ऑफर, जहां पे आप अपने कंडक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कहते हो। वहीं एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? जब आप बोलकर या कुछ लिखकर दूसरे को अपना ऑफर या प्रपोजल देते हो। तो यही फर्क है दोनों में। अगला है दोस्तों कि एक ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, ठीक है? स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? जब आप स्पेसिफिकली किसी एक इंसान को अपना ऑफर देते हो, जैसे दिव्यांशु ने निहारिका को अपना ऑफर दिया, तो एक स्पेसिफिक इंसान को ऑफर दिया है। वहीं जनरल ऑफर क्या होता है कि दिव्यांशु ने इश्तिहार निकलवाया, एडवर्टीजमेंट निकलवाया, ठीक है, और पब्लिक एट लार्ज को एक ऑफर दिया। जैसे कि उस केस में उसका नेफ्यू खो गया था, है ना? नेफ्यू खो गया था, तो उसने एडवर्टीजमेंट निकाला था कि मेरे नेफ्यू को जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। तो जनरल ऑफर वो होता है जो आप पूरी पब्लिक एट लार्ज के लिए निकालते हैं, और स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो आप एक स्पेसिफिक बंदे को या इंसान को देते हैं। देखिए, पर्सन का मतलब लीगल और आर्टिफिशियल दोनों पर्सन है इसमें, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। स्पेसिफिक का मतलब एक इंसान को दिया गया, जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दिया गया। इसका एक क्लासिकल केस है कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी केस। कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी केस। तो कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी केस था क्या कि एक कंपनी थी, उसने अपनी एक दवाई निकाली और उसने बोला कि हमने दवाई के पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, डायरेक्शंस दिए हैं। अगर कोई भी इंसान उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इस दवाई को लेता है और उसके बावजूद उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम भाई साहब उसको एक रिवॉर्ड प्राइज देंगे, और ये रिवॉर्ड प्राइज हमने ऑलरेडी बैंक में जमा करा दिया है अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए। उसने बोला, एक जनरल ऑफर ही निकाला एक तरीके से कि भाई ये दवाई हमने निकाली है, पीछे इंस्ट्रक्शंस हमने दे दिए कि आपको कैसे कैसे इस दवाई को लेना है, उसके बावजूद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम आपको इतना पैसा देंगे, हमने बैंक में उस पैसे को जमा करा दिया है। तो एक भाई साहब थे, ठीक है, इन भाई साहब ने वो दवाई ले ली उसी हिसाब से जिस हिसाब से पीछे बताया गया था। दवाई लेने के बावजूद इनको इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, और इन्होंने फिर बोला कि भैया अब जो आपने पैसा बैंक में जमा कराया वो मुझे दीजिए, पर इन्होंने, कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के सामने ये केस गया, तो कोर्ट ने इसमें एक बात बोली कि ये एक जनरल ऑफर है, और जब भी कोई जनरल ऑफर निकाला जाता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस केस में, जैसे वो सर्वेंट वाला केस था, कि अगर उसको इस जनरल ऑफर का पता लगता कि भाई साहब ने ऐसे ऐसे एक जनरल ऑफर निकाला है जिसमें वो रिवॉर्ड देंगे, तो उसमें ये जरूरी नहीं था कि वो इंसान पहले अपने भाई साहब को इन्फॉर्म करता कि भाई साहब मैं आपके भतीजे को ढूंढने जा रहा हूं, अपनी एक्सेप्टेंस देता। ये जरूरी नहीं है। जनरल ऑफर में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं आप उसके हिसाब से काम कर लीजिए, उसके बाद जो ऑफर में दिया गया होता है उसके लिए आप इंटाइटल्ड हो जाते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं है कि आप जाके अपनी एक्सेप्टेंस भी दें उस इंसान को। तो कोर्ट ने बोला कि इसमें ऐसा जरूरी नहीं था कि ये इंसान पहले इस कंपनी को आके ये बताता कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं और दवाई को लेना शुरू कर रहा हूं। उसने जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस दवाई को लिया, उसी से ही अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है? और अगर उसके बाद उसको इन्फ्लुएंजा हो गया है तो अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? पैसा ही पैसा होगा, ये इंसान एकदम खुश हो जाता है। तो जनरल ऑफर में आपको अपनी एक्सेप्टेंस कन्वे नहीं करनी होती, जैसा उसमें दिया गया है आप उसके हिसाब से चलिए, उस चीज को परफॉर्म कर दीजिए। किसी का कुत्ता खो गया, कुत्ता ढूंढ के ले आइए, और फिर आप उस रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका कुत्ता ढूंढने जा रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका ऑफर, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर है दोस्तों कि एक ऑफर में इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, ठीक है? इसका एक क्लासिकल केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फर। बेल्फर वर्सेस बेल्फर एक इसमें क्लासिकल केस है।
जैसे कि मैं अगर आपको बोल दूं कि यार मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ, और अगर तुम मेरे साथ मूवी देखने चले तो मैं तुमको अलग से पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा, पीवीआर में नाचोस भी खिलाऊंगा, और मैं आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेता हूँ और आपको फिर नाचोस या पॉपकॉर्न नहीं खिलाता हूँ, तो भाई आप मुझे सू नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। ये तो दोस्ती यारी आपसदारी में किया गया मामला है, ठीक है। यहाँ पे कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी कि कोई मैं लीगल रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाहता था। उसके ऊपर ये केस था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। एक भाई साहब थे, ठीक है, भाई साहब इंजीनियर थे, एक इनकी मैडम थी, वो इनके साथ रहती थी, इनकी वाइफ थी। अब ये दोनों एक ट्रिप पे जाते हैं इंग्लैंड, और ये जो भाई साहब थे ये अपनी बीवी के साथ कहाँ पे रह रहे होते हैं, सिलोन में, ठीक है, श्रीलंका सिलोन में ये लोग रह रहे होते हैं, और ये ट्रिप पे जाते हैं कहाँ पे, इंग्लैंड में ट्रिप पे जाते हैं। जब ये ट्रिप पे जाते हैं वहां पे कुछ समय रहते हैं तो इनकी जो ये वाइफ थी वो बीमार हो जाती है। क्या हो गई है, बीमार हो गई है, इल हो गई है, ठीक है, अंग्रेजी में इल कह दो भाई और हिंदी में बीमार हो गई है। अब इन भाई साहब को तो क्योंकि काम पे जाना है सिलोन, तो ये अपनी वाइफ के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं और कहते हैं कि सुनो तुम इंग्लैंड में ही रहो, ठीक है। पता नहीं भाई साहब पीछा छुड़ा रहे थे या क्या कि कुछ चैन की सांस में ले लूं, तो ये इनको कहते हैं तुम बीमार हो, तुम इंग्लैंड में ही रह लो, मैं तुम्हें 30 यूरो टाइम टू टाइम पर मंथ भेज दिया करूंगा, मैं इतना अमाउंट तुम्हें भेज दूंगा टाइम टू टाइम, तुम आराम से इंग्लैंड में आराम करो। कुछ समय तक तो इनके रिश्ते ठीक होते हैं, पर बाद में रिश्ते बिगड़ जाते हैं और ये भाई साहब पैसा भेजना बंद कर देते हैं, और ये मैडम जो है ये इनको सू कर देती हैं कि यार तुमने तो मेरे को बोला था कि तुम 30 यूरो हर महीने मुझे भेजोगे, वो तुमने भेजना बंद कर दिया है, तुमने एक एग्रीमेंट भी किया था उसके लिए। तो फिर बात कोर्ट के सामने जाती है। कोर्ट कहते हैं कि देखिए जब इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ तो इनका कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये तो प्यार में किया गया एक समझौता था कि जिससे कि बीवी आराम से अपना देख रेख रख पाए, इसलिए उसने बोला था कि मैं 30 यूरो आपको दिया करूंगा, प्यार में बोला था। तो बाद में जाके इनके रिश्ते खराब हो गए, तो वहां पे कोई इंटेंशन नहीं थी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, इसलिए ये एग्रीमेंट, ये जो ऑफर है सॉरी, ये वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। और आखिरी है दोस्तों कि प्रपोजल मस्ट बी सर्टेन, जो कि सेक्शन 29 भी कहता है। इसका मतलब क्या है, एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। मानिए आप एक बिजनेसमैन हैं जो तेल बेचते हैं, आप अलग अलग तेल बेचते हैं, कोकोनट ऑयल बेचते हो आप, ठीक है, आप भाई साहब मस्टर्ड ऑयल बेचते हो, ठीक है, आप ऑलिव ऑयल बेचते हो, आप अलग अलग प्रकार के तेल बेचते हो। मैं आपको आ, मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि भाई मैं आपको ना अपना तेल बेचना चाहता हूं, ऑयल बेचना चाहता हूं 250 रुपये लीटर पर, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या एक वैलिड ऑफर होगा, ये एक वैलिड ऑफर नहीं होगा, क्योंकि आपने ये तो बताया ही नहीं है कि आप कौन सा तेल बेचना चाह रहे हो, आप कोकोनट ऑयल बेचना चाहते हो, मस्टर्ड ऑयल बेचना चाहते हो, या ऑलिव ऑयल बेचना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ये तो काफी अनसर्टेन ऑफर है, क्योंकि आप तीनों ही तेल बेचते हो, इनमें से कोई भी तेल आप बेचना जा सकते हो, ठीक है। तो आपने बताया ही नहीं है कि आप कौन सा तेल बेचना चाहते हो, तो ये जो ऑफर है ये सर्टेन नहीं है। अगर ऐसा होता कि आप खाली ऑलिव ऑयल ही बेचते अपनी दुकान पे और फिर आप मुझे बोलते कि मैं आपको 250 रुपये लीटर के रेट पे अपना ऑलिव ऑयल बेचना चाहता हूं, तो ये फिर एक वैलिड ऑफर, एक वैलिड प्रपोजल हो जाता, क्योंकि ये फिर सर्टेन होता, क्योंकि आप खाली ऑलिव ऑयल ही बेचते हो, आप खाली ऑलिव ऑयल के ही व्यापारी हो, आपके पास अलग अलग वेराइटी के तेल है ही नहीं, तो फिर ये प्रपोजल सर्टेन हो जाता। पर यहां पे क्योंकि अलग अलग तेलों में आप डील कर रहे हो, इसलिए ये ऑफर प्रपोजल सर्टेन नहीं है, इसलिए ये एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि अगर एक बार आपने किसी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा से आप उस ऑफर को रिवाइव नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, तो हमें सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच, राधे राधे।